बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो मेरे बच्चे बलूंगड़ो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इस सेल्फ असेसमेंट 9.1 को सॉल्व किया था। ਹੁਣ जिन्ना बच्चों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे ते तुसी जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ना हमारा, वो अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होता है, वो क्या है जी? वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो वो क्या होता है, उसकी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और फिर डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट लेक्चर देखना है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया, चलो जी चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो केमिस्ट्स होते हैं ना, आमतौर पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। आप केमिकल रिएक्शन उसी वक्त इक्विलिब्रियम में आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मींस के रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्ट रहे होते हैं और सेम स्पीड के साथ। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे। जो केमिस्ट्स हैं वो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी कंपोजिशन, अब कंपोजिशन का यहां पे मैं आपको बताता चलूं, आपने मतलब लेना है अमाउंट, कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी अमाउंट है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह की जो डिजिट्स होते हैं, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं। ठीक हो गया, तो ये जो वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज या ये जो नंबर्स होते हैं, ये इक्विलिब्रियम की हालत में ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट, उनकी मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, यही बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ना। ठीक है, या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन से मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी सिलसिले में दो केमिस्ट्स थे, C.M. गोल्डबर्ग, या जिसको आप कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग भी बोलते हैं, एंड P. वाग, पीटर वाग इसका पूरा नाम था। उन्होंने 1864 में proposed the law of mass action to describe the equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट को, इक्विलिब्रियम की हालत को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक लॉ पेश किया
जिसनों तुसी आखदे हो लॉ ऑफ मैस एक्शन। हुण अस्सी वेखदे हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन, कैसे आप लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिफाइन करते हैं। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या होता है भाई? इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स is directly proportional to its active mass। एक्टिव मास का यहां पे मतलब है कंसंट्रेशन, अमाउंट। ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सब्सटेंसेस की, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी सब्सटेंसेस की, उतना ज्यादा रेट होगा उन सब्सटेंसेस के रिएक्ट करने का। मींस के उतनी ज्यादा स्पीड के साथ वो सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे। यहां तक समझ आ गई आपको? ठीक है, सामन सी मैं आसान वर्डिंग में मजीद समझा देता हूं। देखो, अगर तो आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट काफी ज्यादा ली हुई है, मिकदार आपके पास काफी ज्यादा है, तो उनकी स्पीड भी रिएक्ट करने की जो है वो तेज होगी। ठीक है, ये बात कर रहा है वो। फिर क्या है? द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स is directly proportional to the product of the active masses of the reactants। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका एक्टिव मास मींस कि उनकी अमाउंट, उनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स का प्रोडक्ट। यहां पे प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, अगर उनकी आप अमाउंट का, उनकी कंसंट्रेशन का, उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ले लें, सो जितना ज्यादा उनकी एक्टिव मैसेज, उनकी अमाउंट, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, उतना ही ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन प्रोसीड होगा, उतना ही तेजी के साथ रिएक्शन होगा। यही मैं अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, ऊपर हमने सिर्फ सब्सटेंसेस की बात की, यहां पे हम लोगों ने रिएक्टेंट्स की बात कर ली। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन को छोटा करना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहां से द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, यहां तक आप डिफाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, बात एक ही है कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स की अमाउंट होगी, उतने ज्यादा तेजी के साथ वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो उतना ज्यादा तेज होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है ना, तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। मतलब दो चीजों के दरमियान अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उसका मतलब क्या होता है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज के घटने से दूसरी भी घटेगी। ठीक हो गया पुत्र? चलो भाई, डेफिनेशन समझ आ गई। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूं, एक्टिव मास का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की। अमाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, और कंसंट्रेशन या अमाउंट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मोल ये नीचे डिनोमिनेटर में डीएम क्यूब। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, पतले सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मैस का मतलब पता लग गया, कंसंट्रेशन, अमाउंट, यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में नहीं लिखना डीएम क्यूब को तो इस तरह से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में लिखना है नीचे तो डीएम क्यूब 3 के साथ पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक शो, तो ये आपने लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन देख ली। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, हुण थोड़ा जी आगे चल देना। अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ये केसी पहले ही मैंने लिख दिया यहाँ पे।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, इसको डिराइव करेंगे जब। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं ना यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं, इसमें मेरे पास ए मोल्स हैं रिएक्टेंट ए के, मतलब एक रिएक्टेंट है कैपिटल ए से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उसके मोल्स को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट है जिसको मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसके मोल्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिएक्ट करते हैं और सी और डी दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको मैं कैपिटल सी और डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उनके मोल्स को मैं स्मॉल सी और डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैपिटल सी और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन में ना ये जो साथ 1 2 3, 1 तो खैर लिखा हुआ नहीं होता, 2 3 4 जो कुछ भी लिखा हुआ होता है ना साथ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, रिप्रेजेंट कर रहा होता है उनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक जनरल केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैंने जनरली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लिए इनके मोल्स, ठीक है। ये आपके सामने एक जनरल सा रिएक्शन है। According to the law of mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये ए और बी रिएक्टेंट्स है ना, अगर मैंने इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैंने इनकी कंसंट्रेशन ले ली और पावर में इनके मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देखो ये रिएक्टेंट ए हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया बी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, मींस के इनका प्रोडक्ट ले रहा हूं। इनकी अमाउंट, इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा ये वैल्यू आएगी, उतना ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ज्यादा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा तेजी के साथ वो प्रोडक्ट बनाएंगे। इस लाइन का ये मतलब है। यहां पे ना आपको ये साइन नजर आ रहा है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब मैं इस साइन को खत्म करता हूं तो मुझे इक्वल का साइन लगाना पड़ता है और कोई भी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। अब यहां पे मैं कौन सा कांस्टेंट यूज कर रहा हूं? के एफ, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन लगाया और एक कांस्टेंट यूज कर लिया के एफ, ठीक है। इसको अब याद रखना आप। अब क्योंकि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट्स बनते हैं जिसको आप रिवर्स रिएक्शन बोलते हो। तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट्स की, ये जो प्रोडक्ट है सी और डी की के प्रोडक्ट, मींस जितने ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे उतने ज्यादा तेजी के साथ वो रिएक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और कांस्टेंट यूज करेंगे, के आर, ठीक है, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक हो गया। तो ये हमने दो इक्वेशंस देख ली, एक ये वाली और एक ये वाली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। सो यहां पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो के एफ और के आर हैं ये रेट कांस्टेंट्स हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन।
अब जब हमारा केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो होता क्या है, ऐसे डिफाइन करते हो ना कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो आप कहते हो कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हम इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये मैंने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देखो ये के आर जो है सी और डी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं तो ये के एफ के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो ए और बी है ये किस के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं उठाकर अगर उधर लेके जाना चाहूं तो ये सी और डी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं इक्वेशन को। ठीक है, जिस तरह से के एफ के नीचे आ गया के आर, और इस सी और डी जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है इसके नीचे आ गया रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स। देखें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड जब होगा तो वैल्यू भी एक कोई ना कोई कांस्टेंट ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 को आप डिवाइड करें 2 से, 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा 5, 5 इज आल्सो ए कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह पे मैं एक ही कांस्टेंट लिख लेता हूं के सी, बाकी ये जो है मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये के सी का रिलेशन आ गया। केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किस चीज के इक्वल होता है, ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और ऊपर पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और ऊपर इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब के सी को मैंने के एफ ओवर के आर की जगह पे लिखा ना, तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। The square brackets indicate the concentration of the chemical species at equilibrium mole per decimeter cube, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को नीचे डिनोमिनेटर में लिख लो डीएम क्यूब। सी जो है एक प्रोडक्ट है, अगर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो इट मींस के आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स कंसंट्रेशन। डी भी एक प्रोडक्ट है, इसकी भी कंसंट्रेशन लिखी हुई है यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह नीचे ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी भी कंसंट्रेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन कैन बी रिटन फ्रॉम इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं इस तरह से, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज टेकन इन द न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया अब। ठीक है, अच्छा ये जो केसी में साथ छोटा सा नीचे सी लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को। ठीक हो गया जी। सो केसी की डेरिवेशन देख ली हमने, अब हम जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये साथ एक जनरल इक्वेशन थी, ये वाली जनरल इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंगली हमने केसी को डिराइव किया क्योंकि ये आया हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रेशियो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान। ऊपर सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन का ले रहे हो आप प्रोडक्ट, मींस के उनको उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करवा रहे हो टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। डिनोमिनेटर में आप ले रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मींस के ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी
कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मींस के उन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होगी केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो कोई भी डिजिट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ लिखे हुए होते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया 1 तो लिखा हुआ नहीं होता, कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 1। वैसे अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल, तो वो पावर में आप लिखोगे यहां। ठीक हो गया। जैसे मैं कॉमन से एग्जांपल दूं ना, 2H2 कहीं पे आप लिखा हुआ देखते हो, तो H2 रिप्रेजेंट कर रहा होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और जो 2 साथ लिखा हुआ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके मोल्स। तो वही बेसिकली आपने इनकी पावर्स में लिखने होते हैं यहां पे। ठीक हो गया। तो ये तो थी मेरा पुत्र लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।